नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:02 हो चुके हैं और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। उम्मीद है आप भी मुझसे जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार है और जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो भी उनको भी मेरा नमस्कार है। जो लोग मुझे किसी दूसरी जगह पे बाद में देखेंगे उनको भी मेरा सादर प्रणाम है। तो शुरू करते हैं। बड़ी बड़ी खबरें हैं, सारी खबरों की जानकारी आपको होगी। एक दो खबरें जो हैं मैं बता देता हूं। नंबर 1 तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने हटाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के इस फैसले को वैध ठहराया है। 5 जजों की बेंच थी ये और इन 5 जजों ने पूरी तरह से मतलब एक मत होकर ये फैसला दिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि वहाँ पे 30 सितंबर तक चुनाव करवाए जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव जो है 30 सितंबर तक नहीं जाएगा और 30 सितंबर के पहले ही वहाँ पर चुनाव करा दिए जाएंगे। तो एक भारतीयों के होने के नाते मेरे लिए तो कम से कम एक अच्छी खबर है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है या जो नेता हैं, उनको ये पसंद नहीं आया है और महबूबा मुफ्ती ने तो 2 दिन पहले भी एक बयान दिया था कि उनके कार्यकर्ताओं से थाने से फ़ोन आ रहा है और उनसे पूछताछ हो रही है। पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था और उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि वहाँ पे जो है जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। तो बहरहाल जो भी हो, जैसा भी हो, ये फैसला हर लिहाज से सही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बातें अपने आदेश में कहीं वो आपको पता होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि फैसले में कहा गया कि संविधान का जो आर्टिकल 370 था वो अस्थायी था और संविधान सभा के गठन तक राज्य में युद्ध के हालात जैसी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये अंतरिम व्यवस्था लागू की गई थी। तो इस मामले में राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब 25 नवंबर 1949 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तो इस राज्य की अपनी कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी और विलय में स्पष्ट था कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान लागू है, इसके लिए राज्य विधानसभा से भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 3 के तहत केंद्र सरकार को संविधान ये अधिकार देता है कि वो राज्य के किसी हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकता है। लिहाजा संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखा है। तो ये फैसला भी मुझे अच्छा लगा इसलिए कि देखिए, लद्दाख जो है थोड़ा सा सेंसिटिव जगह है और लद्दाख एक हमारे देश का महत्वपूर्ण टूरिज्म पॉइंट है। बहुत लोग जाते हैं, आप में से बहुत लोग गए होंगे लद्दाख। मैं नहीं गया हूँ अभी तक, मुझे जाना है एक बार घूमने लद्दाख। तो अब मुझे लगता है कि केंद्र शासित होने से लद्दाख का जो विकास है और वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो तेज़ी से पूरी की जा सकेंगी, विकास के काम तेज़ी से हो सकेंगे ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और टूरिज़्म जो है वहाँ पर एक जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है फिल्मों में, वीडियो में, और आप लोग जो गए होंगे आपको तो पता ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए साधुवाद है और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो है लद्दाख के लिए विशेष पैकेज लेके आएगी अब उसके विकास के लिए और एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर दिए उनको और वो जो है लद्दाख को अगले 2-4 सालों में स्वर्ग बना दे। जैसे लोग श्रीनगर को कहते हैं कि स्वर्ग है, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, तो वैसे लद्दाख को भी देख के लोग कहें। कांग्रेस ने भी मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भाई चुनाव जो है जल्द से जल्द करा दिया जाए। ठीक है, बढ़िया है, करा दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इस फैसले का स्वागत किया है और स्वागत होना भी चाहिए। तो ये थी एक खबर। बाकी डिटेल तो आपको अखबारों में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको जरूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी का होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दें। कोई फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया है क्योंकि हम अब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारा मस्तक है और हमारे बेस्ट स्टेट्स में से शामिल है। सबसे खूबसूरत जो है वो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की ज़मीन है, वहाँ के पहाड़ हैं, वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ की झील है, वहाँ का खाना पीना है, सब कुछ बहुत अच्छा है और ये हमारा
हमारा है और हमारा रहेगा। चलिए ठीक है। राष्ट्रपति जी आई थी हमारे यहाँ कल, लखनऊ में आज भी हैं। कल एक डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं वहाँ पर, तो आशीर्वाद श्रीवास्तव जी हैं, तो राजनाथ सिंह भी थे। और हार्ट का चूँकि हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है गोमती नगर में, ये यहाँ पर एक बार और भी राष्ट्रपति आए थे, तब जो है लखनऊ में आग वाग लग गई थी जब इसका उद्घाटन हुआ था। तो यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम ने कहा कि लोगों को बताइए कि दिल कैसे फिट रहेगा। ये हमारे पास एक वीडियो है जिसमें हमने पीजीआई के 3 डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये 2 खबरें हुई। तीसरी खबर जो है वो आते हैं मध्य प्रदेश पे। छत्तीसगढ़ का तो आपको पता ही चल गया कि विष्णु जी हैं वहाँ पे, विष्णुदेव साय, वो सीएम बनेंगे। कल या परसों हो सकता है वो शपथ ग्रहण समारोह वहाँ छत्तीसगढ़ में हो। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी सब लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सीएम तय हो गया आदिवासी क्षेत्र से। अब मध्य प्रदेश में भी सीएम हो गया। अब शिवराज मामा का राज खत्म हो गया, मामा जी का राज खत्म। अब वहाँ पे राज शुरू हो गया है मोहन यादव जी का। जी हाँ, शिव का राज खत्म, मोहन का राज शुरू। तो मोहन राज जी जो हैं हमारे, ये रीवा से विधायक हैं और निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का जो है वो किया, प्रस्ताव रखा। तो रीवा से डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम भी हैं, जगदीश देवड़ा है और राजेंद्र शुक्ला है। तो जगदीश देवड़ा एससी है, राजेंद्र शुक्ला जो है वो फॉरवर्ड कास्ट से हैं और ये ओबीसी कास्ट से हैं। तो एक तरह से कास्ट बैलेंस किया गया है इस सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में। और मोहन यादव जी ने पैर छुआ जब शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। तो मोहन यादव जी अब चलाएंगे। और मोहन जी जो हमारे महाकाल की नगरी है उज्जैन, वहाँ से विधायक हैं। डिप्टी सीएम जो हैं वो रीवा से विधायक हैं और राजेंद्र शुक्ला जी। और ये जो जगदीश देवड़ा जी हैं ये मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ कोई जगह है, वहाँ से विधायक हैं। बाकी लोगों की भी लिस्ट जल्दी आई जाएगी और उम्मीद करते हैं कि 15 दिसंबर से पहले मध्य प्रदेश में भी जो है शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद जो है वो खरवास लग जाएगा। और आपको पता ही है कि हिंदू समाज में खरवास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो 2013 से लगातार हैं हमारे मोहन यादव जी। मोहन जी जो है 2013 में पहली बार विधायक बने और तब से लगातार विधायक हैं। संघ के करीबी हैं, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। राजनीति की शुरुआत 1982 में हुई जब वो माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ के सह सचिव चुने गए। उसके बाद एबीवीपी के बड़े नेता के रूप में उभरे। साल 2000 में बीजेपी में एंट्री हुई और बीजेपी के नगर जिला महामंत्री बने। फिर 2004 में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। तो चलिए मोहन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। उम्मीद करता हूं कि मामा जी ने जो कामकाज वहां शुरू किया है वो कामकाज जो है आप उसको और आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है, जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने जब बताया तो मध्य प्रदेश के बारे में भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में भी ये और अच्छा काम करेगा। बेहद आक्रामक है आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट, खासकर अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो। और मध्य प्रदेश में टूरिज्म के का भी बहुत सी असीम संभावनाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी टूरिज्म को काफ़ी डेवलप करने में आप काम करेंगे, इस दिशा में सोचेंगे आप और आपका मंत्रिमंडल। और साथ ही साथ सड़कों का जो जाल बिछा है गडकरी जी और शिवराज जी के समय में, और इन लोगों ने जो डेवलप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि उससे भी आप और बेहतर बनाएंगे ताकि मध्य प्रदेश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, देखें और वहाँ पर घूमें। तो मोहन बाबू जी जो है वो यादव समुदाय से आते हैं। अब सवाल लोग उठा रहे हैं, अखबारों में भी छपा है, बहुत सारे अखबारों में, इसमें भी छपा है कि यादव जी को सीएम बनाकर बीजेपी ने क्या, जो यादव हैं अगल बगल प्रदेश के, मतलब जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इनको साधने का काम किया है। मतलब यादव को सीएम बनाने से क्या जो और यादव वोट हैं वो बीजेपी को ट्रांसफर होंगे या यादव वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो 8 से 9% तकरीबन यादव वोट हैं, जो कि पूरी के पूरे समाजवादी पार्टी के पास हैं। आपको पता ही है, मुश्किल से 1% वोट इधर उधर चिटकते हैं, बाकी इंटैक्ट हैं एसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरा, जो बिहार स्टेट है वहाँ पर जो अभी जनगणना, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई थी उसमें तकरीबन
14 पॉइंट समथिंग यानी 14% मोटा मोटी मान लीजिए आप कि यादव वोट दिखाए गए थे। और वो 14% वोट जो है ऑलमोस्ट जो सरकार अभी है वहाँ पे चल रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, तो वो उसके साथ इंटैक्ट है। खासकर अगर बात करें पार्टी की तो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। तो इस वोट बैंक में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंध मारने के लिए मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, गणित हर स्टेट की अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश का गणित अलग है, बिहार का गणित तो टोटलिटी में है अलग एकदम। वहाँ तो जो हाल है वो आपको पता ही है कि सबसे ऊपर वहाँ पर जाति व्यवस्था है। तो और जाति व्यवस्था भी जो है पार्टी से जुड़ी हुई है, अलग अलग पार्टियों से। जैसे कुर्मी वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ हैं, यादव वोट जो है यादव और मुस्लिम। भूरा बाल एक नारा दिया था लालू यादव ने। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यादव वोट इसके बीजेपी के समर्थन में आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने ये बड़ा सही एक्सपेरिमेंट किया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व से मतलब आपका तो पता ही है कि मोदी जी और अमित शाह और नड्डा साहब और कुछ आरएसएस के लोग होंगे उसमें जुड़े हुए या नहीं भी होंगे। तो राज बदल दिया, शिवराज बदल दिया। भाई देखिए, शिवराज जी ने 18 साल वहाँ पर किया, उन्होंने राज किया, अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। बहुत ही व्यवहार कुशल, बहुत ही विनम्र और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं वो। उनसे एक बार दो बार मिलने का मौका मुझे मिला है। एक बार वो लखनऊ आए थे राजनाथ सिंह के साथ, वहाँ चौक पे एक मंदिर में दर्शन करने गए थे, तब वहाँ मैं उनसे मिला था। उसके बाद जब भोपाल में वो दूसरी बार जीते थे तब मैं गया था वहाँ भी उनसे मिला था एक बार। तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने मध्य प्रदेश में। अब मोहन यादव के सामने जो है एक बड़ी चुनौती होगी कि शिवराज से एक बड़ी लकीर खींचे वो। तो ये देखना होगा, बीजेपी ने उनको बनाया है वहाँ पर मुख्यमंत्री। अब मध्य प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाते हैं ये तो मोहन यादव जी और उनकी कैबिनेट पर डिपेंड करेगा। लेकिन साथ साथ बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो एक तरह से उन्होंने जो है नेतृत्व परिवर्तन किया है या लीडरशिप चेंज की है। और ये लीडरशिप उन्होंने छत्तीसगढ़ में चेंज की, अब मध्य प्रदेश में चेंज किया और अगली बारी जो है वो राजस्थान। जी, राजस्थान में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शिवराज जी बेचारे सीधे साधे आदमी थे, शांतिपूर्वक बैठ गए, उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। अब एक आशंका कुछ लोग उठा रहे हैं, एक तबके में उठाई जा रही है कि शिवराज अभी तो शांत बैठे हैं, लेकिन आने वाले 4 महीने के बाद जब लोकसभा 3-4 महीने के बाद चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसमें वो कुछ पैंतरा दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान ऐसा कुछ करेंगे। बहरहाल, और करेंगे भी तो कितना प्रभावित कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक अभी 3-4 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको कि देखिए, संगठन जो है वो सबसे बड़ा होता है, व्यक्ति हमेशा संगठन से जूनियर होता है, हमेशा छोटा होता है। संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया था कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह की हस्ती एक समय भारतीय जनता पार्टी में ऐसी थी कि वो भावी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और उनकी राजनीति को जो है रसातल में पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता कि पिछड़ों का कल्याण सिंह से बड़ा कोई नेता जो है हाल फिलहाल में, आप पिछले 10-20 साल उन्हें उठा के देख लीजिए कि कोई बड़ा नेता उससे हुआ हो। अब मोदी जी की बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान जो है कुछ भी गड़बड़ कर पाएंगे मध्य प्रदेश में, या उनके गड़बड़ करने के इरादे से या करने से, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक जो आशंका लोग जाहिर कर रहे हैं कि शिवराज अभी तो चुप बैठे हैं लेकिन आगे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पार्टी बहुत बड़ी चीज़ है और आपने देखा भी होगा कि पार्टी ने चुनाव बगैर चेहरे के लड़ा। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई देखिए, कमल के फूल को आप जो है वोट दीजिए, और कमल के फूल को वोट मिला। राजस्थान में भी मिला, छत्तीसगढ़ में भी मिला और मध्य प्रदेश में मिला। मध्य प्रदेश में तो मतलब थम्पिंग विक्ट्री हुई है, 163 सीटें मिली है 203 की पता नहीं कितनी सीटों में। तो आप सोच सकते हो कि ये सिर्फ शिवराज के नाम पे वोट नहीं मिले होंगे, निश्चित रूप से कमल के फूल के नाम पे वोट मिले होंगे, मोदी के नाम पे वोट मिले होंगे, या मोदी और शिवराज जी के जो मिले जुले कार्य हैं उसके आधार पर वोट मिले होंगे। जनता ने उनको सही ठहराया होगा, उनके कामकाज को सही ठहराया होगा। तो इसलिए एक व्यक्ति किसी पार्टी के किए हुए काम को नुकसान पहुंचा दे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। हर जगह हमारे बहुत से भाई बंधु ये कह रहे हैं कि शिवराज वो कर देंगे,
वसुंधरा वो कर देंगी, रमन सिंह वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि व्यक्ति का कद जो है पार्टी या संगठन से हमेशा कमतर ही होता है। इसमें एक लाइन मैं और जोड़ना चाहता हूं, और वो लाइन मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ठीक है, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के इसमें सबसे बड़े नेता हैं और बीजेपी के प्रकाश पुंज कह सकते हैं आप। एक समय जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी हुआ करते थे, लेकिन अटल जी भी नहीं रहे, आडवाणी जी भी कहाँ हैं आपको पता है, और एक दिन मोदी जी भी नहीं रहेंगे आने वाले समय में। 10 साल में, 15 साल में जब भी पार्टी बनी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी बनी रहेगी, कोई और नेता आएगा, कोई और आगे बढ़ेगा, हो सकता है कोई ऐसा और नेता आए जो मोदी जी से भी आगे बढ़ के काम करके दिखा दे। तो इसलिए हमेशा संगठन को कमजोर समझना निश्चित रूप से बेवकूफ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में वसुंधरा जो है उस पर सबकी निगाहें हैं, वसुंधरा राजे पे सबकी निगाहें हैं। वसुंधरा राजे जो है वो क्या करेंगी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह चेहरे बदल गए। अब लोग ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान में भी चेहरा बदला जाएगा, लेकिन संभवतः जितनी आसानी से या जितने सरल तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये काम हो गया, राजस्थान में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और राजस्थान में इसलिए मुश्किल हो सकती है कि वसुंधरा राजे जो है थोड़ी सी अलग मिजाज की शख्सियत हैं। उनको वो इतनी आसानी से वो मानने वाली नहीं है जितनी आसानी से रमन सिंह मान गए या शिवराज सिंह चौहान मान गए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे लखनऊ से सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी में, राजनाथ सिंह को जो है पर्यवेक्षक बनाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि पर्यवेक्षक उनको घोषित किए हुए 3 से 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक राजनाथ सिंह मतलब कल शाम तक वो जयपुर नहीं पहुंचे थे, वसुंधरा राजे से बातचीत करने नहीं पहुंचे थे। अब फोन पे बात की होगी तो मैं नहीं कह सकता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो फोन पे बात की है या नहीं की है ये तो वही बता सकते हैं। राजनाथ सिंह कल लखनऊ में थे शाम को। राजनाथ सिंह जो है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, उनके साथ वो उस कार्यक्रम में थे जिस अस्पताल का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था आपको, तो वहाँ पर वो थे। तो कुछ लोगों को ये ताजुब भी लग रहा था कि जब उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, 3 तारीख को रिजल्ट आ गए हैं, आज 8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए और 3 दिन उनको घोषित किए हुए हो गया है पर्यवेक्षक के तौर पर, उनके नाम की घोषणा का ऐलान हो गया है, और वो क्यों नहीं गए। उसमें दिक्कत यही है कि वसुंधरा राजे जो है थोड़ी सी टेढ़ी शख्सियत है, वो किसी को सेंटती नहीं है, जैसे कहते हैं ना शुद्ध भाषा में, वो किसी को नहीं सेंटती, चाहे वो कोई भी नेता हो। तो उनसे बात करने में लोग थोड़ा घबरा भी रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में सबसे विलंब हुआ या हो रहा है वहाँ पर घोषित करने में मुख्यमंत्री का चेहरा, इसीलिए कि वसुंधरा से लोगों को थोड़ा सा डर भी है कि वसुंधरा जो है खेल बिगाड़ सकती हैं। कल तो बड़ा सोशल मीडिया पे चल भी रहा था कि वसुंधरा जो है वो शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, वसुंधरा जो है वो 40 या 50 विधायकों के साथ गहलोत को जो है समर्थन दे देंगी और ऐसा कुछ कर देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन आशंका है लोगों को और बीजेपी के एक तबके को। मुझे नहीं लगता कि शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है उसको इस बात की आशंका है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से देरी हुई राजस्थान में या देरी हो रही है उसके चेहरे का नाम घोषित करने में, और देरी, देखिए वसुंधरा का नाम अगर घोषित करना होता तो अब तक 5 दिन पहले ही घोषित हो गया होता, या चुनाव के दौरान ही उनको सीएम का चेहरा ऐलान कर दिया होता, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया होता। आपको पता है कि शुरू में आते ही मोदी जी ने कह दिया कि भाई कमल का फूल जो है वो चेहरा है। उसके बाद वसुंधरा की नाराजगी सामने आई और उसके बाद वसुंधरा को फिर जो है मंच पे बिठाने लगे, सब कुछ होने लगा, ऐसा लगा कि मामला सब ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से फिर से ये उठापटक चल रही है और उठापटक होते 7 दिन बीत गए। अब 7 दिन में भी बीजेपी अगर सीएम चेहरे का ऐलान नहीं कर पाई, शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पाएगा, इतना तगड़ा शीर्ष नेतृत्व जिसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, खासकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज खत्म कर दिया, तो राजस्थान में उसको विलंब हुआ, उसको देरी हो रही है। तो इसकी वजह यही है कि वसुंधरा राजे थोड़ी सी मतलब बीजेपी का जो फेस है राजस्थान में, वो फिलहाल आज की टाइम में या पिछले 10-15 सालों से 2003 से आप जोड़ लीजिए, वसुंधरा के बिना उसकी कल्पना करना मुश्किल है। इसके पहले भैरव सिंह शेखावत एक चेहरा हुआ करते थे, उसके बाद से वसुंधरा है। तो वसुंधरा को साइडलाइन करना या वसुंधरा राज को ख़त्म करना या वसुंधरा के टाइम को ख़त्म करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था या नहीं है
इसलिए जो है इसमें देरी हुई। हालांकि इन 2 राज्यों के सीएम के नामों के ऐलान को देखते हुए ये अब करीब करीब तय माना जा रहा है कि राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी करने का मन बना चुकी है। शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी उसे परिवर्तित करने का, बदलने का मन बना चुकी है। अब चेहरा कौन होगा? बहुत सारे नाम चल रहे थे, बालक दास और दिया और अश्वनी वैष्णव और अर्जुन सिंह बघेल, तमाम तरह के नाम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे नाम चल रहे थे, लेकिन बिल्कुल एक नया नाम सामने आ गया सीएम के तौर पर। उसी तरह राजस्थान में भी मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा जो है वो सामने आएगा। बहरहाल मान लीजिए नया चेहरा सामने आ गया, उसके बाद वसुंधरा क्या करेंगी? क्या वसुंधरा जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी? वसुंधरा चुपचाप फिलहाल बैठ जाएंगी और वसुंधरा इंतजार करेंगी मौके का? वसुंधरा इंतजार करेंगी लोकसभा चुनाव का? वसुंधरा आंकेंगी कि उनके साथ कितने विधायक मजबूती से खड़े हैं, जिसकी संख्या लगभग 40 के आसपास बताई जा रही है। 40-42 विधायक उनके साथ हैं और 40 विधायक अगर वसुंधरा के साथ चले गए तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह से थंपिंग मेजॉरिटी मिली है बीजेपी को इन 3 राज्यों के चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के विधायक इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो इस तरह का काम करेंगे। हो सकता है शुरुआती में थोड़ा बहुत उठापटक हो, शुरुआत में थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, वसुंधरा भी मान जाएंगी और ये उनको मानना भी चाहिए कि अब वक्त खत्म हो चुका है। नई पीढ़ी को मौका दीजिए, नए चेहरों को मौका दीजिए। और सबका वक्त खत्म होता है, सबका वक्त आता है, सबका वक्त जाता है। आपका भी वक्त करीब करीब 15 साल रहा, 16 साल, 20 साल रहा। तो जैसे शिवराज जी का खत्म हुआ वैसे आपका भी अब समय आ गया है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। वक्त तो अशोक गहलोत का भी अब खत्म होना चाहिए। बहुत राज किया उन्होंने राजस्थान में और माना यह जा रहा है कि राजस्थान में जो रिजल्ट आया है कांग्रेस का, उससे जो है शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है और वहाँ भी राज बदलने वाला है अशोक गहलोत, और वहाँ पर भी बदलेगा। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ का राज बदलेगा और छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है कि कुछ किया जाए। तो जो मुझे लगता है कि ये सही भी होगा। जिस तरह से बीजेपी ने इन तीनों स्टेट में अपने अपने छत्रपों को जो बहुत समय से जमे हुए थे उनको हटाने का काम किया है या कर रही है, उसी तरह कांग्रेस को भी ये ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। और ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इनको हटा के और नए चेहरों को मौका देना चाहिए। चेहरा आप चुन लीजिए जो भी हो, आपको लगता है कि अगर वो मेहनती है, ईमानदार है, तो उसे जरूर मौका दीजिए। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने अजय राय को दिया है, तो अजय राय एक जुझारू नेता है, कर्मठ नेता है, जमीन से जुड़े नेता हैं और जब से वो आए हैं तब से कांग्रेस में हलचल दिखाई भी दे रही है। अभी एक ये पदयात्रा शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर से सीतापुर के नैमिषारण्य तक। तो अगर हलचल होती रहती है, अखबार में थोड़ा बहुत छपता रहता है, टीवी में आता रहता है, सोशल मीडिया पे चलता रहता है, तो लोगों को जानकारी मिलती रहती है कि भाई देखिए कांग्रेस ये कर रही है, सपा ये कर रही है, बसपा ये कर रही है और बीजेपी ये कर रही है। तो हलचल होनी चाहिए, हलचल रुकनी नहीं चाहिए। राजनीतिक हलचल की बात मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मामला सुलझ गया, आज बीजेपी जो है अपना राजस्थान का भी मामला सुलझा लेगी। और चेहरा कौन सा होगा अंदाजा लगाइए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अंदाजा है, आपको आइडिया है, तो कमेंट बॉक्स में नाम डालिए कौन होगा अगला सीएम राजस्थान का। अगर मेरी बात आप करिए तो मेरी पसंद जो है वो अश्वनी वैष्णव। पढ़े लिखे आदमी है, डायनेमिक आदमी है और हो सकता है कि नेता नगरी से उतना उनका वास्ता ना पड़ता हो या उतना उनका दिलचस्पी उनकी ना हो, लेकिन काम बहुत बढ़िया करते हैं। रेलवे में जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं वो। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की कमान अगर उनको सौंपी जाएगी तो एक नए नज़रिए से वो राजस्थान के लिए काम करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे। बहरहाल ये मेरा मानना है या मेरा व्यक्तिगत विचार है और मेरा ये भी मानना है कि शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका होगा कि सीएम का चेहरा कौन है या कौन होगा और आज शाम तक वो डिक्लेयर हो जाएगा। इंतज़ार कीजिए, तब तक हम भी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान का चेहरा कौन सा सामने आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।